आज हम लोग बात करने वाले हैं विषय विज्ञान के आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो अध्याय चल रहा था उसमें आज हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग मेन जो टारगेट आज का रहेगा वो है डीएनए। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई, डीएनए किसने खोजा और डीएनए होता क्या है। देखिए एक नाम आता है फ्रीडरिक मिशर का, एक नाम आता है फ्रीडरिक मिशर। फ्रीडरिक मिशर ने सबसे पहले जो है जो पशु कोशिकाएं होती है, पशु कोशिका जिसको हम श्वेत रुधिराणु कहते हैं, उस पशु कोशिका में सबसे पहले इन्होंने एक पदार्थ देखा उसके केंद्र के अंदर कि वहां पर कुछ फास्फोरस युक्त पदार्थ पाए जाते थे। अतः वहां से यह सिद्ध हुआ कि जो फास्फोरस युक्त पदार्थ पाया जा रहा है वो फास्फोरस युक्त पदार्थ कहीं न कहीं प्रोटीन से भिन्न पदार्थ था और जो कि जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि जो फ्रीडरिक मिशर है, इस फ्रीडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की इन्होंने खोज किया, लेकिन इन्होंने जो है न्यूक्लिक अम्ल की तो खोज किए किंतु न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने किसका प्रयोग किया? इन्होंने जो है न्यूक्लिक अम्ल का जो है शब्द उसके लिए न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग किया। तो फिर ये दिमाग में आता है कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने? तो एक दूसरे वैज्ञानिक थे अल्टमान। अल्टमान ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रयोग किया। अब क्यों किया वो भी जान लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, तो उस फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसको उन्होंने जो न्यूक्लिक शब्द था उसको न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार का है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो क्लास 5 स्कूल में केवल डीएनए है और डीएनए को आज हम लोग को पढ़ना है। यह डीएनए जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से डीएनए को जानते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डीएनए की। जो डीएनए क्योंकि मेन यहाँ पर टारगेट है डीएनए का, तो डीएनए होता है, इस डीएनए की अगर बात किया जाए तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ जैसे गुणसूत्र जो होते हैं उस गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों जुड़ करके वहां पर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि बात हो रही डीएनए की, तो डीएनए जो होता है जिसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए, ये डीएनए की भी खोज जो है फ्रीडरिक मिशर को ही माना जाता है। डीएनए की खोज किसने किया? क्योंकि जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है उन्हीं को जो है माना जाता है कि डीएनए की खोज इन्होंने किया। अब बात करते हैं कि डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर के बना है। यानी अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में, इसके संगठन में कितने प्रकार के पदार्थ मिलकर के बने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है पेंटोज शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा जो होता है यहां पर चूंकि डीऑक्सी है तो इसका फार्मूला यहां पर होगा C5H10O4। लेकिन अगर यही हम आरएनए जो पढ़े तो आरएनए में इसको C5H10O5 क्योंकि वहां राइबोज शर्करा पाई जाती है। यहाँ पेंटोज शर्करा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा के नाम से जानते हैं। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है जिसका सूत्र होता है C5H10O4। दूसरा इसमें पदार्थ पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। दूसरा इसमें पदार्थ होता है वो है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल यहां पर जो होता है वो H3PO4 के रूप में होता है। ठीक है, यही फास्फोरिक अम्ल के कारण जो न्यूक्लियन था उस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। और तीसरा इसमें पदार्थ पाया जाता है नाइट्रोजनीय
क्षार। जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, ये दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन। अब प्यूरिन भी जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, तो यही पर हम इसको लिख दे रहे हैं। एक होता है एडेनिन, एडेनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन। दूसरा इसमें जो होता है ये पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। डीएनए में ये भी दो प्रकार का होता है, वैसे तो पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, तीसरा आरएनए का होता है, तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहां पर बात कर रहे हैं डीएनए की। तो एक इसमें होता है साइटोसिन, साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन। तो इस तरह से जो है जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं उसमें दो होते हैं, प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। अगर इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं इस डीएनए को, तो इसका वीडियो इसी चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर आप जाएंगे तो आप जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसमें आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर केवल हाई स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 3 पदार्थों से मिलकर के बना एक पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार। कैसे इसकी संरचना बनती है वो यहाँ पर देखेंगे। संरचना में थोड़ा सा यहाँ पर केमिस्ट्री यूज होगा, क्योंकि केमिस्ट्री पर ही डिपेंड है डीएनए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पेंटोस शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, उसके हम एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ये हो गया। इस वाले में इस चीज को ध्यान देना है कि पहला कार्बन अगर इधर रखते हैं तो हाइड्रोक्सी ऊपर रहेगा, H यहाँ पर रहेगा। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, C5H12O4 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कार्बन है, यानी दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 जगह हाइड्रोजन होगा, तीसरे नंबर का जो कार्बन है यहाँ पर OH नीचे होगा, H यहाँ पर होगा, और चौथे नंबर के कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन होगा, और पांचवा जो कार्बन है इसके साथ CH2OH जुड़ा रहेगा। तो ये फार्मूला हो जाता है पेंटोस शर्करा का, एक जो है रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ये बन गया हमारा पेंटोस शर्करा। अब दूसरा चीज इसमें आता है नाइट्रोजनिक क्षार। अब चूंकि क्षार 4 प्रकार के एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थाइमिन है, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर हम प्यूरिन पढ़ते हैं तो प्यूरिन का द्विरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक उसमें पिरिमिडीन रिंग होता है और दूसरा इमिडाजोल रिंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार पिरिमिडीन में केवल एक ही रिंग होता है, केवल पिरिमिडीन रिंग होता है। तो कोई भी यहाँ पर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर थाइमिन का बना या साइटोसिन का बना सकते हैं। थाइमिन का अगर हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है। थाइमिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा। मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वहां पर थाइमिन होता है, और इसके बाद यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहेगा, और बाकी जो यहाँ पर है जो पहला कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन भी रहेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा, और उसके बाद यहाँ पर भी नाइट्रोजन रहेगा। पहले और तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन और यहाँ मेथिल ग्रुप, इसका मतलब थाइमिन है। अब इसमें से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी आपस में जुड़ेगा, और जो ये जुड़ रहा है तो ये यहाँ पर जुड़ करके H2O के रूप में यहाँ पर बन जाता है, बाहर निकल जाता है, और प्लस H2 यहाँ पर निकल गया। फिर एक अब इस नाइट्रोजन को इसे जोड़ देते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर इसमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर चूंकि शर्करा में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, शर्कराओं के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो चूंकि नाइट्रोजन शेष बच रहा है, इसको हम नाम दे देंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको मतलब होता है शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर, सिडिक मतलब होता है बाइंडेज, यानी कि उसको बाइंड करना। तो जब जहां पर शर्करा के अणुओं के मध्य में बंध लगता है तो उसको लोग ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज, यहां पर एडिनोस को क्या नाम है, इसको कहेंगे डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, इसको हम नाम देंगे डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बन गया पूरा, अब स्ट्रक्चर क्या बन गया है, इसको हम कह सकते हैं डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहें या केवल हम न्यूक्लियोसाइड भी लिख सकते हैं। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि मैं पहले बता चुका हूं
कि 4 प्रकार के क्षार होते हैं तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड भी बनेंगे, यानी अभी हम उसकी बात करेंगे। अभी तो पहले कोई इसका स्ट्रक्चर जान ले, फिर चारों न्यूक्लियोसाइड और चारों न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद ये बचा क्या है, एक फास्फोरिक अम्ल बचा है। अब फास्फोरिक अम्ल आकर के इससे जुड़ेगा। अब ये यहां पर जो है OH OH और OH, ये H3PO4 स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल यहां पर जो है जुड़ गया। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जुड़ेगा तो ये यहां से निकल करके H2O का एक अणु बना लेगा प्लस H2O, ये बाहर निकल गया। अब इस ऑक्सीजन को यहां पर हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन शेष बच रहा है, इसका मतलब यहां एस्टर बॉन्ड बन रहा है और फास्फोरस में बन रहा है, इसका नाम रखेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम होगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये संरचना जो बन करके आई है इसको कहते हैं यहां पर न्यूक्लियोटाइड। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है किसी भी डीएनए का एक इकाई होता है। डीएनए का जो अणु होता है वो काफी लंबा होता है, तो वो डीएनए के जो अणु, जैसे मान लेते एग्जांपल, एक दीवार खड़ी है, एक दीवार खड़ी है, उस दीवार में मान लेते हैं कि 100 ईंट है, तो एक ईंट उसकी इकाई होगी। ऐसे ही डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है उसमें एक इकाई जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड उसकी एक इकाई होती है। तो न्यूक्लियोसाइड जो बना, एक सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं कि किसको कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में अगर हम यहां पर लिख करके समझे तो लिख सकते हैं इसमें न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है। एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, और प्लस इसके साथ क्या है, कोई एक नाइट्रोजनीय क्षारक है, नाइट्रोजनीय क्षार। ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि नाइट्रोजनीय क्षार 4 प्रकार के हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, तो 4 प्रकार के बनेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए एडेनिन आकर के जुड़ रहा हो तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर मान लेते हैं वहां पर जो है ग्वानिन आके जुड़ रहा है तो उसको नाम देंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। मान लेते हैं यहां पर तीसरा जो है साइटोसिन आकर के जुड़ रहा है तो उसको नाम देंगे डीऑक्सी साइटोसिन, या इसको हम साइटिडीन भी लिख सकते हैं, साइटिडीन। और अगर मान लेते हैं यहां पर जो है थाइमिन जुड़ रहा है तो उसको हम नाम देंगे डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये तो हो गया इस जो प्यूरिन और प्यूरिन बेस जुड़ने। यहां पर अगर प्यूरिन में से एडेनिन जुड़ा है तो उसको हम डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे। एडिनोसिन भी क्यों कह सकते हैं, ध्यान रखिए। यहां पर ग्वानिन जुड़ रहा है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ रहा है तो डीऑक्सी साइटिडीन, थाइमिन जुड़ रहा है तो डीऑक्सी थाइमिडीन। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब मान लेते हैं फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ गया तो उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है एक बार फिर से देख लें। एक तो डीऑक्सी शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गया। उसके बाद नाइट्रोजनीय क्षारक हो गया, नाइट्रोजनीय क्षार हो गया, और उसके बाद इसमें फास्फोरिक अम्ल भी होता है, फास्फोरिक अम्ल भी होता है। तो ये तीनों
प्रकार के जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसे हम लोग डीएनए की एकलक इकाई कहते हैं। अब ये भी वही 4 प्रकार के होंगे। अगर मान लेते एडेनिन जुड़ रहा है तो उसको नाम देंगे डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। मान लेते हैं ग्वानो से जुड़ रहा है डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल। मान लेते हैं साइटोसिन जुड़ रहा है तो डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल नाम देंगे। और मान लेते हैं वहां पर जो है थायमिन जुड़ रहा है तो उसको नाम देंगे डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल नाम देंगे। तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड थे, न्यूक्लियोसाइड में 4 प्रकार का हुआ, किसके आधार पर हुआ? नाइट्रोजन क्षार के आधार पर। क्योंकि नाइट्रोजन क्षार कितने हैं? 4, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थायमिन। तो उसके आधार पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, डीऑक्सी एथनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थायमिडिन। उसी आधार पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी बनेंगे, डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल और डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल के नाम से उसको जानते हैं। तो ये यहाँ पर बना। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो कह सकते हैं कि डीएनए की एकलक इकाई होती है। ये यहाँ पर समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर की। यहाँ पर बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ये यहां पर इसको बना रहने दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम बाहर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पॉली मतलब होता है बहुत सारे। पॉली मतलब क्या है? बहुत सारे। और न्यूक्लियोटाइड ये है जो हम बना ऑलरेडी देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे मतलब असंख्य, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में परस्पर जुड़ते हैं तो जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन कि सर कैसे जुड़ते हैं, और उसमें C3 और 5 जो C5 उसका मतलब यहां से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ऐसे ही बना, ऐसे और बने रहेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, हमने कहा हजारों लाखों हो सकते हैं। तो ऐसे एक और न्यूक्लियोटाइड हम बना देते हैं यहां पर। तो यहां पर देखेंगे ये चीज सेम यहां पर थोड़ा सा ऊपर छोटा सा, यहां पर हम कोई भी एक बेस जोड़ सकते हैं। ये मान लेते हैं नाइट्रोजन के समाक्षर है, ठीक है। ये यहां पर हाइड्रोजन OH CH2OH, फिर वही बन गया जैसे ऊपर बना, सेम वही चीज बना। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, या ये CH2OH। तो ये यहां पर एक फास्फेट भी जोड़ देते हैं, POH और OH। अब देखिए जैसे ऊपर बनाए थोड़ा छोटा सा बना दिया, लेकिन एकदम सेम वही चीज बना। स्ट्रक्चर देखेंगे सेम स्ट्रक्चर है। अब 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इसका हाइड्रोक्सिल, यहां ध्यान रखिए, इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन फिर आपस में जुड़ जाएगा, और फिर यहां पर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर यहां क्या बन रहा है? एस्टर बॉन्ड बन रहा है, और फास्फोरस भी कह रहे हैं तो फास्फो एस्टर बॉन्ड, लेकिन यहां पर दोबारा बन रहा है, क्योंकि एक बार फास्फो एस्टर बॉन्ड बन चुका है। तो हम इसको नाम देंगे यहां पर, ये हट गया और ये ऑक्सीजन से जाकर के इससे जुड़ गया। हम इसको नाम देंगे यहां पर फास्फो डाई कहेंगे, क्योंकि दूसरी बार बन रहा है डाई एस्टर बॉन्ड। फिर ऐसे तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, ऐसे लगातार एक श्रृंखला बनती जाएगी,
और लाखों न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का निर्माण कर सकते हैं। यानी असंख्य लिख सकते हैं यहीं पर, असंख्य न्यूक्लियोटाइड, असंख्य न्यूक्लियोटाइड परस्पर फास्फो डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है। तो इस तरह से यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी जो है आपको पता चला कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये एक स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए पांचवा कार्बन ऊपर, ये पांचवा कार्बन है, पांचवा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन है। तो ये यहां पर जो बन रहा है 5 into 3 इंड बन रहा है। ऐसा जो दूसरा होगा वो 3 into 5 इंड बनेगा। तो अब उसको हम समझेंगे जब पढ़ेंगे इसमें हम लोग वाटसन या क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल, उसको आगे समझते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा सकते हैं यहां पर। तो अब स्टार्ट करते हैं वाटसन एवं क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो है, हिंदी में इसको कहेंगे वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली संरचना। देखिए इसको जो है, जो इसकी डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना होती है उसकी बात करें तो उसको सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने बताया। हालांकि ऐसा नहीं कि इनसे पहले डीएनए के बारे में नहीं बताया गया था, इनसे पहले जो है यहां पर जो है फ्रैंकलिन ने बताया था, लेकिन इन्होंने उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था। इसीलिए हम लोग वाटसन और क्रिक को जो है द्विकुंडली संरचना का अगर नाम आता तो वाटसन और क्रिक को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको एक्सरे क्रोमेटोग्राफी पेपर पर सबसे पहले चित्र दिया गया था, वो वहां फ्रैंकलिन के द्वारा लिया गया था। लेकिन यहां पर चूंकि कोर्स में केवल वाटसन और क्रिक की बात है तो उसके लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं द्विकुंडली संरचना को एक चित्र से। चित्र बना लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये एक हो गया स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये यहां पर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, एक को हम मान लेंगे 3 तो दूसरा 5, ये 3 वाला है, तीसरा ये 5 और ये 3 होगा। अब यहां पर जो बना स्ट्रक्चर इसकी हम लोग बात करें तो जैसे एक तरह से इसको बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो है दोनों आपस में जो है यहां पर जैसे एडेनिन है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। एक यहां पर जहां पर रोटेशन होता है वहां पर भी एक जो है पेयर होता है बेस का, उसका फिर यहां पर हम एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर बस बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। फिर यहां पर एक रहेगा, फिर ऐसे यहां पर थायमिन एडेनिन से कुछ भी लिख सकते हैं, थायमिन पूरा एडेनिन से कुछ भी जोड़ सकते हैं, साइटोसिन ग्वानिन से एडेनिन थायमिन से। बस यहां ध्यान देना है कि जो है
एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा। क्या क्या देखना है, एडेनिन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन जुड़ेगा और गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन जुड़ेगा। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सबसे पहले इसके व्यास की बात करते हैं। ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास। व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये व्यास इसका क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक चीज और देख रहे हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है एक डीएनए संरचना में, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, यानी यहाँ और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी यहाँ पर ये जो है कह सकते हैं प्रति समानांतर होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रति समानांतर यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्रति समानांतर स्थित होते हैं। ये भी यहां पर पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो प्रति समानांतर यहां पर स्थित होता है, एक का 3x5 इंड है, एक का 5x3 इंड है। वो 3 इंड और 5 इंड हमने अभी जस्ट बताया कि वो कार्बन की संख्या होती है। ये तीसरा कार्बन ऊपर है, वहां पर पांचवा कार्बन, यानी ये सीधा वाला और ये उल्टा वाला यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ये चीज यहां पर ध्यान देना है। इसमें जो है देखेंगे तो दो ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, यानी खांच जिसको कहते हैं। तो ये जो है लघु खांच है, लघु खांच, और ये जो है दीर्घ खांच है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो लघु खांच होता है, लघु खांच जिसको जो है माइनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, माइनर ग्रुप इसमें 0.6 नैनोमीटर होता है, जबकि जो दीर्घ खांच होता है, दीर्घ खांच इसमें जो है 1.2 नैनोमीटर होता है। ये चीज अब इसके बाद देखेंगे यहां पर एक चक्र की दूरी कितनी है। एक चक्र की दूरी हम यहां से कहां तक, यहां से ले लेते हैं, यहां से लेकर के ये यहां पर आया और एक चक्र कंप्लीट हो गया है। देखिए यहां से घूम करके यहीं पर आया, एक चक्र कंप्लीट हो गया। इसकी जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी एक चक्र की दूरी, एक चक्कर की दूरी, तो ये कितना है, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा इसके बीच में कुल कितने बेस पेयर है उसको गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल कितने बेस पेयर है, 10। तो इसके बीच में जो है कितने जोड़ी समाक्षर है, 10 जोड़ी समाक्षर होते हैं। एक चक्कर में कह सकते हैं कि 4 युग्म ये होता है 10 जोड़ी। तो ये भी चीज यहां पर क्लियर हो गया। इसके अंदर कुल 10 जोड़ी जो है, 10 जोड़ी बेस पेयर पाया है। दूसरा चीज, प्रत्येक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 34 में से 10 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर अपने आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यहां हम एंगस्ट्रॉम से दर्शाएंगे, अगर नैनोमीटर में दर्शाएंगे तो नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर और ये 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम में दर्शा रहे हैं। आप इसको ध्यान देना है, और यहां पर हमने इस चीज को नैनोमीटर दर्शा दिया है, ठीक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो इसको 6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये यहां पर 12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। अब उसके बाद यहां पर कितने हैं, एक जो है 2 बेस पेयर के 2 4 युग्म के बीच की दूरी, 2 4 युग्म के बीच की दूरी, ये कितना हो गया, ये हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इसकी ये देख रहे हैं, इसको बैकबोन कहते हैं। ये जो हम देख रहे हैं इसको हम लोग बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। और ये बना हुआ किससे, ये नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल और जो पेंटोस शर्करा होता है उससे बना होता है। जबकि देख रहे बेस यहाँ पर है और बेस में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। बॉन्ड की संख्या यहाँ पर हम जो है लिख दिए। तो ये इसके स्ट्रक्चर होता है, हमेशा एंटी पैरेलल ही आपस में ये
जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर है वास्तव में क्विक का मॉडल। इतना ही आपको लिखना भी है, अगर चाहें इसको आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए बना करके कहानी के रूप में या पॉइंट टू पॉइंट इसको दे करके भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक चीज और इसमें है, घुमाव किधर से हो रहा है। कोई पूछ दिया कि सर घुमाव किधर से हो रहा है तो क्या बताओगे, तो इसका जो घुमाव होता है वो होता है यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं वामावर्त, वो दक्षिणावर्त यहाँ पर घुमाव होता है, दक्षिणावर्त इसका घुमाव होता है। इस चीज को भी ध्यान देगा, घुमाव जो होता है रोटेशन वो दक्षिणावर्त होता है। दूसरा एक जेड डीएनए होता है उसमें वामावर्त होता है। जेड डीएनए में वामावर्त होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको वहां पर नहीं पढ़ना है। तो ये था पूरा जो था वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में। अब बात करते हैं डीएनए का महत्व। डीएनए का महत्व क्या है, तो डीएनए के महत्व की बात करें, सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ होता है पहली चीज। दूसरा लिख सकते हैं डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण हेतु आरएनए का निर्माण होता है, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, आरएनए का निर्माण होता है। तीसरा इसमें लिख सकते हैं आप जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी क्रिया है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। इसके बाद क्या है, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करता है। तो ये चीज यहां पर इसके महत्व में आप लिख सकते हैं। तो ये जो आज हम लोग का टॉपिक था वो था डीएनए। और डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।